नमस्कार स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। अब स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात करें स्कोरिंग की, तो स्कोरिंग के लिए फिजिक्स एक बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और पेपर सॉल्व करते समय अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं और जो आपकी स्पीड है उसको मेंटेन करें और पूरा पेपर अगर आप सॉल्व करें तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, स्कोरिंग भी अच्छी होगी। तो इसी स्कोरिंग को अच्छी करते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो ये जो सैम्पल पेपर्स हैं न्यू पैटर्न पर बेस हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, उत्तराखंड बोर्ड का कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, सभी स्टूडेंट्स इससे परिचित होंगे। क्या चेंजेज हुए हैं, कैसे पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसी आधार पर कुछ सैम्पल पेपर्स हैं, इनके सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और साथ ही हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जिसको आप पूरी तरह स्टडी करिए, पढ़िए और डेफिनेटली आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा एक अच्छी स्कोरिंग के लिए। तो इस सैम्पल पेपर्स में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके 8 पार्ट्स हैं और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको ऑप्शन से दिए होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको देखना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, विभव समान। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो सी आंसर सही है, मतलब दो वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा यदि उनका विभव समान है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें कैसे होगा। देखिए, अगर कोई भी आपके पास दो बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज हैं, ये सपोज बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, आप इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें करंट का फ्लो होने के लिए जरूरी है कि इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कि करंट फ्लो नहीं होगी यदि दोनों का विभव समान है, क्योंकि अगर विभव समान होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, धातुओं की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अधिकतर प्रभावित होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धातुओं के विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दो चीजें होती हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर पूछा जा रहा है, हो सकता है एग्जाम में प्रतिरोध आ जाए। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रतिरोध होता है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसकी ज्योमेट्री पे भी वो डिपेंड करेगा, और जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो उस कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस पे बना होता है। तो किसी भी, अगर आपके पास कोई भी मेटल है, धातु है, तो उसकी जो प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध होती है वो सामान्यतः उसके ताप से प्रभावित होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 का ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें से सी वाला ऑप्शन सही है, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा सी आंसर सही है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, कोई भी अगर आपके पास चार्ज है, सपोज ये क्यू चार्ज है, अब ये चार्ज की स्टेजेस 3 हो सकती हैं। फर्स्ट केस हो सकता है चार्ज मे बी इन रेस्ट, ये रेस्ट में हो सकता है। सेकेंड केस हो सकता है मोशन में, चार्ज मोशन में हो सकता है। और थर्ड केस है चार्ज हो सकता है इन एक्सेलेटेड मोशन, एक्सेलेटेड मोशन। तो अब देखिए एग्जाम में यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर आया कि मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, लेकिन और एग्जाम में कुछ और आ सकता है, रेस्ट पे आ सकता है या फिर एक्सेलेटेड मोशन पे आ सकता है। तो आपको तीनों कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये मोशन में है इट विल प्रोड्यूस ई एंड बी। इफ इट इज in accelerated motion it will produce electromagnetic wave, EM wave। तो यहां पर आपका इनमें से कोई भी और वो एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसका आंसर जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग देंगे।
यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर निर्भर है? देखिए लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को ही फॉलो करता है, उसी पे ये बेस है। तो इसका आंसर है ऊर्जा। ऊर्जा जो भौतिक राशि है उसके संरक्षण पर ये डिपेंड करता है। तो इसका 4 का बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सवेल ने किस नियम को विस्थापन धारा लागू करके संशोधित किया? देखिए मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यूनिफिकेशन किया था। तो जो एम्पियर का लॉ हम पढ़ते थे, एम्पियर सर्कुटल लॉ, उसमें संशोधन करके उसको मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ बना दिया गया, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड कर दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन है, एम्पियर का नियम। 5 का बी, एम्पियर का नियम इसका ऑप्शन है। 6 है, वायु के 6 क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन होगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले से बनेगा। और ये फॉर्मूले के लिए हम आपको एक ट्रिक भी यहाँ पर बताएंगे कि किस ट्रिक से क्वेश्चन बनेगा आपका, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपके पास आता है तो फर्स्ट आपको जो भी वहां पर वैल्यूज गिवन है आप उन वैल्यूज को लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक दिए। तो फर्स्ट केस हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 से वायु के सापेक्ष कांच व जल के अपवर्तनांक। तो यहां पर गिवन है NGA इक्वल टू है 3/2। NGA इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ पे नोटेशन थोड़े चेंज होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर NCERT का नोटेशन फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया आपको ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NGA, और NGA आपको दिया गया है यहाँ पर 3/2। NWA 4/3, NWA दिया है 4/3। दो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, NWA इक्वल टू 4/3। अब हमें फाइंड आउट करना है NGW, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, किस फॉर्मूला आप इसको रखेंगे। इसके फॉर्मूला लर्न करने का मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ। देखिए हमें निकालना है NGW मीन्स ग्लास का वाटर के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास जो मीडियम हो 3 मीडियम है, एयर, वाटर और ग्लास। तो इसमें ग्लास आ गया, वाटर आ गया, अब एयर नहीं आया तो एयर को कॉमन कर दो दोनों में। देखो लिखने का तरीका कैसे लिख रहा हूं मैं, NGA इंटू NAW। देखिए जो ए था वो दोनों में कॉमन है, तो आप ऐसे इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं इजी वे में। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यूज हैं गिवन है उनको पुट कर दो। NGA की वैल्यू गिवन है, देखो 3/2 इंटू NAW। अब हमें NAW गिवन नहीं है, हमें NWA गिवन है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे NAW इक्वल टू 1/NWA, और NWA गिवन है 4/3। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू NWA 4/3 1/4/3। अब यहाँ पर सिंपल सा इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/8। 9/8 ये आपका आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला इसको आप याद करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला आप NGW फॉर्मूला इसको याद कर लें। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका लेंस मेकर फॉर्मूले में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगा। तो आप इसको वहाँ से भी याद कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले में। अगला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है,
92 यूरेनियम 238 नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा अगर आप इसको केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको गलत कर जाएंगे, और मुझे पता है सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है, सभी इसका आंसर चाहते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि पूछ क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, 92 यूरेनियम 238 नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए नाभिक में पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सो आंसर विल बी 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 का डी 0। देखिए यहाँ पे यूरेनियम पूछा है, इसकी जगह कुछ और भी पूछा होता, कोई भी एलिमेंट पूछा होता तो उसके लिए इसका आंसर 0 ही होता, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये इसका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पी टाइप अर्धचालक में धारा चालन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 8, देखिए पी टाइप अर्धचालक मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर हम पूछ रहा है। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब जो चार्ज को ले जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और होल 2 टाइप के होते हैं। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है वो होता है होल, तो इसका आंसर है होल, और ये जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 8 का बी। पी टाइप में होल से जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो वही चार्ज को ले जाएंगे, तो इसका आंसर है 8 का बी। 9th क्वेश्चन, अब देखिए ये जो फर्स्ट के क्वेश्चन थे आपके, इसमें 8 पार्ट थे 1 मार्क्स के। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बट ऑप्शनल नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का तात्कालिक विभव E = 300 sin 314 t द्वारा दिया जाता है, विभवांतर किया वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप देखेंगे कि एसी की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। एसी में जो पोटेंशियल या जो विभवांतर है, जो विभव है, उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्कालिक वैल्यू होती है, उसकी इक्वेशन होती है E = E0 sin ωt। यह सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यहाँ पे जो भी सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं उनके सामान्य मीनिंग है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो नॉर्मली होते हैं। ये इक्वेशन को आपको V = V0 sin ωt की फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर E की फॉर्म में लिखा है तो मैंने इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब आपको जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन इज E = 300 sin 314 t। ये आपकी गिवन इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन में हम कंपेयर करते हैं, देन वी गेट E = 3, E0 = 300। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो E0 = आता है 300 वोल्ट। इसका मतलब है कि जो पीक वैल्यू है एसी की वो है 300। अब हमें निकालनी है ERMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए E0 और ERMS में। तो रिलेशन होता है, वेल नोन रिलेशन है, सिंपल रिलेशन है, सबको याद होना चाहिए। ERMS = E0/√2। ये फॉर्मूला है, ये सारे स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए फॉर्मूला। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। E0 की वैल्यू है 300/√2। सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में भी, तो ये आ जाएगा 300√2/√2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √4 मीन्स 2। तो 2 से 300 कट जाएगा, यह आ जाएगा 150√2 वोल्ट। बस यही आंसर कर दीजिए। एक्चुअली आप यहाँ पे √2 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना सफिशिएंट है, इसको यहीं पर आप कंप्लीट करके इसका आंसर लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है,
यदि व्यतिकरण प्रारूप में स्लिट्स के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कैसे परिवर्तित होगी। देखिए, जब हम व्यतिकरण पैटर्न देखते हैं, इंटरफेरेंस देखते हैं, तो वहां पर कोणीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला होता है बी थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। अब हमसे जो क्वेश्चन में गिवन है हमें वो है इफ डी इज इंक्रीज्ड वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, अगर डी की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा तो जो बी थीटा है वो कैसे चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको डी बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, घट जाएगा। इफ डी विल इंक्रीज्ड देन एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल बी डिक्रीज्ड। तो डी बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीटा के। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है पराबैंगनी प्रकाश की दो किरणें प्रकाश संवेदी पदार्थों पर आपतित होती हैं जिनके कार्यफलन φ1 φ2 हैं और φ1 ग्रेटर देन φ2, किस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देखिए, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो टू सब्सटेंसेस पे गिराया जाता है, इंसिडेंट होता है। उन टू सब्सटेंसेस के लिए जो वर्क फंक्शन है उनकी वैल्यूज है φ1 एंड φ2। फर्स्ट का वर्क फंक्शन है φ1, सेकंड का वर्क फंक्शन है φ2, एंड हियर कंडीशन इज φ1 ग्रेटर देन φ2। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो ये है कि जो φ1 है वो ग्रेटर है φ2 से, तो जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो सिंपल आइंस्टीन की थ्योरी लगा के हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि अगर किसी मेटल पे या किसी फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उस फोटोन का जो एनर्जी है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो हो जाती है वर्क फंक्शन में और दूसरा हो जाती है बची हुई पार्ट जो है उसकी वो काइनेटिक एनर्जी को देने में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के लिए फोटोन तो एक ही एनर्जी का गिर रहा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज है, दोनों में एक ही लाइट गिर रही है, फ्रीक्वेंसी एक है, तो फोटोन की ऊर्जा भी सेम होगी। अब जब सेम ऊर्जा का फोटोन गिरेगा φ1 पे और φ2 पे, तो φ1 की वैल्यू ज्यादा है, मींस उसका जो वर्क फंक्शन है ज्यादा है, तो जो इंसिडेंट जो फोटोन है उसका ज्यादा पार्ट खर्च हो जाएगा वर्क फंक्शन में, तो डेफिनेटली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। जबकि φ2 के लिए क्या है, कम है, उसकी वैल्यू कम है φ1 से, तो यहाँ पे जो फोटोन इंसिडेंट होगा उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। तो इसका आंसर है φ2 वाले पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज φ1 इज ग्रेटर देन φ2। तो सिंपल सी इसमें रूल लगना है। ये सिंपल सा जो रूल होता है ये होता है एस न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के या ई के, जैसे भी आप डिनोट करें, अलग अलग बुक्स में नोटेशन अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इक्वेशन पे बेस के आपको इसको सॉल्व करना है। तो जिसके लिए W ज्यादा होगा ई के कम होगा, जिसके लिए W कम होगा ई के ज्यादा होगा। तो इस केस में आप इजीली देख सकते हैं φ1 की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली ई के क्या होगा, कम होगा। φ2 कम है तो ई के ज्यादा होगा, तो दूसरे मेटल से निकलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा होगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, दो ऐसी घटनाएं बताइए जो प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि करती है। आपको पता है लाइट का जो नेचर है ड्यूअल नेचर है, मीन्स लाइट वेव भी है और लाइट अपने आप में पार्टिकल भी है। तो ये जो दो घटनाएं जो ये शो करती हैं कि लाइट का नेचर पार्टिकल है, वो दो घटनाएं हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये आपके सिलेबस में आपने स्टडी भी किया होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये तो एक घटना होगी, और दूसरी घटना है कॉम्पटन प्रभाव। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कॉम्पटन प्रभाव। तो ये दो घटनाएं हैं जो शो करती हैं कि लाइट अपने आप में पार्टिकल भी है, उसका जो क्वांटम या फोटोन नेचर है वो इसको प्रूफ करती हैं। ये दो घटनाएं
प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो एक्टिव विकिरण नाभिक के रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं? देखिए जो रेडियो एक्टिव विकिरण है अल्फा बीटा गामा, ये परमाणु के न्यूक्लियस से निकलता है। नाभिक वाले चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा, तो इसका आंसर है नाभिक। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर नाभिक। नाभिक से ये निकलते हैं या फिर नाभिक से इमिट होते हैं रेडियो एक्टिव जो रेज होती है। 7th क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल से होते हैं। तो इसमें जो ज्यादा मात्रा में होते हैं उसको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, जो कम होते हैं उसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। तो यहाँ पर एन टाइप की बात हो रही है, तो एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, और जो होल होते हैं वो होते हैं अल्पसंख्यक। अब देखिए ये अभी एन टाइप आया, हो सकता है एग्जाम में पी टाइप आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। पी टाइप में जो बहुसंख्यक होंगे वो होल होंगे और जो अल्पसंख्यक होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है एन टाइप में या फिर पी टाइप में, किसी में भी, इसमें एन में से पूछा। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और इस समरण को 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। परिपथ की तुल्य धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र पर कुल आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले अगर हम इसका सर्किट देखें तो आपको क्या क्या दे, देखो आपको 3 संधारित्र दे हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 9 पिकोफैरड है। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है C1 C2 C3, और इसको जोड़ दिया गया है 120 वोल्ट के पावर सप्लाई से। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो ये C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 9 पिकोफैरड, ये वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट करना है एक तो पूरे सर्किट की तुल्य धारिता C और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। अब आपको पता है कि श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। गलत इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते। वो जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ श्रेणी देखते हैं, उन्होंने देखा और वो फॉर्मूला लगा देते हैं C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। एक्चुअली इसके पीछे का कॉज क्या है कि 10th में जो होता है प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर संयोजन का फॉर्मूला होता है, वहां से उनको याद होता है कि प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। समांतर के लिए होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में R का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देता है, तो इस मिस्टेक से आपको बचना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और एक अगर आपको ठीक है, आपको प्रतिरोध वाला याद है, बेस्ट है, अच्छी बात है, तो आप ये ध्यान रखो कि संधारित्र में उसका उल्टा होता है। मतलब जो फॉर्मूला प्रतिरोध में श्रेणी के लिए होता है वो संधारित्र में समांतर के लिए होता है, और जो प्रतिरोधों के समांतर के लिए होता है वो संधारित्र के श्रेणी के लिए होता है। बस ये फॉर्मूला ऐसे याद करो, ट्रिक से याद करो, रटो मत उस चीज को, रटना नहीं है। आपको कनेक्टिविटी बनानी है एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक से, उनमें डिफरेंस क्लियर करना है क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9 है, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यह आ गया 3/9। C इक्वल टू
9/3 इक्वल टू 3 पिको फैरेड। ये इसका आंसर आ गया कि जो तुल्य धारिता बनेगी सर्किट की, कुल धारिता वो बनेगी 3 पिको फैरेड। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन तीनों को हटा के अगर एक ही संधारित्र लगाएंगे तो आपको 3 पिको फैरेड की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट कहाँ पे करते हैं, देखिए वो फॉर्मूला सीधे C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लगा देते हैं। ये भी गलत है, मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं। C नहीं 1/C के लिए फॉर्मूला होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है वो आपको निकालनी है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। आप इस सर्किट को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पता है श्रेणी समान संयोजन है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई ब्रांच नहीं बनती है। जितनी धारा एक संधारित्र पे होगी उतनी प्रत्येक संधारित्र पे होगी, और वही धारा पूरी सर्किट में भी होगी। अगर यहाँ से कोई चार्ज इसमें आता है तो जितना C1 में जाएगा उतना C2 उतना C3, कोई दूसरी ब्रांच इसमें बनी ही नहीं है, तो चार्ज का डिवीजन नहीं होता है। इसलिए हमेशा याद रखें श्रेणी संयोजन जब होता है तो उसमें चार्ज डिवाइड नहीं होता है, जबकि समांतर में जो है चार्ज डिवाइड हो जाता है। हो सकता है एग्जाम में समांतर में क्वेश्चन आए, तो दोनों में क्लियर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, श्रेणी क्या होता है समांतर क्या होता है। तो अब नेक्स्ट अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है, सपोज पूरे सर्किट में टोटल चार्ज Q है, तब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल बेसिक फॉर्मूला है संधारित्र का Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू C की जगह रख देंगे हम 3 पिको फैरेड। अब 3 पिको फैरेड को हम बदलेंगे फैरेड में, तो 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगा इंटू 120, क्योंकि जो 120 था वो हमें वोल्ट में दिया था, इसलिए हमने पिको फैरेड को फैरेड में चेंज किया। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये आ गया 360 इंटू 10⁻⁻12। अब ये कुलाम आ जाएगा क्योंकि चार्ज आ गया, और यह आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻10 कुलाम। दिस इज द आंसर Q। तो ये एक्चुअली ये जो चार्ज है Q है, ये पूरे सर्किट का चार्ज है, बट सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जितना चार्ज Q1 में होगा सॉरी जितना चार्ज C1 में होगा उतना ही C2 में होगा, उतना ही C3 में होगा। तो ये प्रत्येक संधारित्र पे जो आवेश होगा वो होगा 3.6 इंटू 10⁻⁻10 कुलाम। अब एग्जाम में थोड़ा और चेंज हो सकता है आपसे पूछा जाए Q की जगह यहाँ पे सारी वैल्यूज V1 V2 V3 निकालने को भी आ सकता है, प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टेज कितनी होगी, तो आप यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टेज भी निकाल सकते हैं सिंपली फॉर्मूले से Q इक्वल टू CV से ही, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक संधारित्र पे जो वोल्टेज होगी वो अलग अलग होगी लेकिन आवेश समान होगा। तो श्रेणी और समांतर संयोजन का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर कट होना चाहिए, तो इसलिए आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 9th क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश प्लस 9E तथा प्लस E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में रहे। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। देखो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि बोर्ड एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इजी आता है, बेसिक न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूले में ऐड करना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, तो इजीली उसको सॉल्व किया जा सकता है और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में मार्क्स लाने के लिए बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है, अगर सही है तो आपको मार्क्स उसमें पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन क्या क्या, देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने की मेथड ही यही है, आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर करें सबसे पहले लिखा है आपको गिवन क्या क्या। आपको यहाँ पर 2 चार्जेस दे हैं प्लस 9E कुलाम के और प्लस E कुलाम के, इनको हम लिख लेते हैं सपोज Q1 इक्वल टू 9E, ये फर्स्ट चार्ज है, और दूसरा चार्ज है Q2 इक्वल टू E, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो इनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो गिवन है इनके बीच की डिस्टेंस R इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है एक अन्य चार्ज Q को कहाँ पे रखा जाए इनके बीच कि वो चार्ज संतुलन में रहे। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम हमारे पास ये बनता है, ये है सपोज Q1, वैल्यू है 9E पॉजिटिव, और ये आपका दूसरा चार्ज है E प्लस E, जिसको हमने Q2 बोला है, Q2 इक्वल टू प्लस E, ये है। अब सपोज इन दोनों के बीच में
हमें एक चार्ज रखना है Q, जिससे कि वो संतुलन में रहे। हम सपोज कर लेते हैं ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, प्लस 9e कूलम्ब से x डिस्टेंस पर Q चार्ज को रखा है। माना Q आवेश प्लस 9e से x दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है। तो अगर इसकी प्लस 9e से दूरी x से है, ये डिस्टेंस जिसको मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ ये x से है, तो इसकी प्लस e से जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बन जाएगी, टोटल डिस्टेंस 16 माइनस x, ये इसकी डिस्टेंस बन जाएगी इसके बीच की 16 माइनस x। अब देखो, अब आपको क्या करना है, किस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसको बनाने के लिए सिंपल से आपसे वो पूछ रहा है कि Q संतुलन में रहे। संतुलन में रहने का मतलब कि इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। अब इस Q चार्ज पे जो फोर्स लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इस Q पर 9e चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा और इस Q पर प्लस e चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा। ये दोनों फोर्सेज अगर इक्वल और अपोजिट होंगे तो उस केस में इस पर टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो हमें सिंपल सा फैक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर फैक्ट क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 9e and Q should be equal to electrostatic force on Q due to E। मतलब Q पे दोनों के द्वारा जो बल लग रहा है, 9e के द्वारा भी और E के द्वारा भी, वो इक्वल होना चाहिए, जिससे कि बैलेंस में रहेगा, इस पर टोटल फोर्स जीरो आएगा। तो इसी फैक्ट का हम यूज करेंगे। तो पहले हम इन दोनों के बीच फोर्स निकालते हैं, फोर्स बिटवीन 9e एंड Q। अब यहाँ पे कूलम्ब्स फॉर्मूला लगेगा, आई होप फॉर्मूला सबको याद होगा। बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपके पास टू चार्जेज है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। जो बेसिक फॉर्मूले पे बेसिक क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है इसका कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले पे आप इस क्वेश्चन को रखेंगे, इस सिंपल से फॉर्मूले पे जो यहाँ पे यूज होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए, फोर्स बिटवीन 9e एंड Q, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, value of first charge that is 9e into second charge that is Q upon distance between two charges that is x, so x square, square of distance should be equal to, ये बराबर किसके होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स Q और E के बीच, तो क्या हो जाएगा चार्ज Q सेकेंड चार्ज E अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 16 माइनस एक्स की बात सिंपल है, ए से क्यू तक की डिस्टेंस हमने x सपोज की है, टोटल डिस्टेंस 16 है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है क्यू और बी के बीच की, ये आ जाएगी 16 माइनस एक्स। अब ये सिंपल सा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई क्यू यहाँ भी है, ई क्यू दोनों साइड है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो टर्म आपके पास बचेगी 9/x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे और x वाली टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। जो x वाली टर्म्स है उनको एक साइड रखो, मोस्टली उनको लेफ्ट साइड रखा जाता है क्योंकि वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9, ये आ गया। या इसको आप लिख सकते हैं रूट लेके 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3। एक्चुअली आपने बहुत जगह क्वेश्चंस में ये भी देखा होगा कि जब हम रूट लेते हैं तो वैल्यू हम प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो इसलिए हमने सीधे दोनों ओर का रूट ले लिया। तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर था अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर कट जाएगा
और 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 ही होगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा, तो ये आ गया 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू हमने ले ली। अब आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। 3x को x के साथ ले जाएंगे तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 इक्वल टू एक्स। ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 3x, तो ये आ जाएगा 48 इक्वल टू आ गया 4x। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 48 अपॉन 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया कि जो चार्ज q है उसको 9e से या तो 12 सेंटीमीटर पर रखा जाए या फिर प्लस e से 16 माइनस एक्स मतलब 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर रखा जाए, जिससे कि वो संतुलन में रहेगा। तो बस इतना आंसर लिख के आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि चार्ज q को 9e से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखने पर संतुलन में रहेगा। या फिर ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं कि प्लस e से 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखने पर ये संतुलन में रहेगा। तो ये यहाँ तक का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन आपको हम उसके लिए दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तुरंत दूसरे वीडियो में उसके सॉल्यूशंस देंगे। और अगर कहीं पर इस पूरे सॉल्यूशन में कोई डाउट हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दे रहा है या फिर पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो आप उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जिसका वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा तुरंत। और सेशन में बने रहने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।